Hi, I am Kirti Mehndiratta, and this video is for the CEO round of the Unacademy Samastars program. In this lecture, I will be taking up a topic that is human reproduction. It is quite a vast topic to study. Therefore, the list of topics that we will be studying in this lecture will be firstly the introduction to the human reproductive system, and then what are the events that lead to the reproduction, followed by male reproductive system. How does gamete formation occur there, that is spermatogenesis, and finally we will take a look on the hormonal control of spermatogenesis. तो सबसे पहले जब हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है। इनफैक्ट रिप्रोडक्शन जो खुद टर्म है ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज री एंड देन इट इज प्रोडक्शन। इसका मतलब होता है रिप्रोड्यूस करना, यानी किसी चीज को दोबारा से प्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। तो हम बोल सकते हैं रिप्रोड्यूस करने के मैकेनिज्म को रिप्रोडक्शन कहा जाता है, यानी जिस प्रोसेस से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को जन्म देता है या बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। Now the question that might come into our mind is that why do organisms or living organisms need to reproduce? तो देखिए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ टाइम होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है, या वी कैन से इट इज फाइनाइट। तो अगर हमें हमारे जीन्स को मेंटेन करना है, इन्वायरमेंट में रखना है, इफ वी वांट आवर जीन्स टू बी कंटिन्यूअली प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट, देन वी नीड टू रिप्रोड्यूस। तो रिप्रोड्यूस चाहे ह्यूमंस हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे लिविंग बीइंग्स हो, इनफैक्ट एज स्मॉल एज अ बैक्टीरिया विच वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आइज, वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो रिप्रोडक्शन एक्चुअली दो टाइप्स के हो सकते हैं, या तो हो सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड इन दिस चैप्टर स्पेशली वी आर फोकसिंग ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज ह्यूमन जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी वन शुड बी मेल एंड द अदर शुड बी फीमेल, और दोनों ही चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो अपने अपने गैमीट्स बनाते हैं। फिर ये गैमीट्स आगे जाके फर्टिलाइज कर लेते हैं, और फर्टिलाइज करने से क्या होता है, एक जाइगोट बनता है जो आगे जाके आफ्टर सम टाइम एक बेबी को ही फुली ग्रो कर देता है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रिक्वायरमेंट ऑफ टू पेरेंट्स, एंड देन वो दोनों ही पेरेंट्स अपनी अपनी बॉडीज में गैमीट सिंथेसाइज करते हैं जो आगे जाके फर्टिलाइज करते हैं और एक नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर देते हैं। एंड दिस इज द रीजन कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने पेरेंट्स के सिमिलर दिखते हैं, बिकॉज द पेरेंट्स देमसेल्व्स आर गिविंग राइज टू द न्यू ऑर्गेनिजम्स। अगर हम स्पेसिफिकली ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस कैसे होते हैं, विवीपैरस होते हैं। अब विवीपैरस का मतलब क्या होता है, देखो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली दो टाइप के हो सकते हैं, या तो ओवीपैरस या विवीपैरस। ओवीपैरस होते हैं एग लेइंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो एग्स बनाते हैं और देन द यंग वंस कम आउट। फॉर एग्जांपल हम चिकन्स को देखते हैं या हम बर्ड्स को देखते हैं, तो वो एग ले करते हैं, उसके ऊपर हैच करते हैं एंड देन न्यू बेबीज फॉर्म होते हैं। बट ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता है कि एग को बॉडी से बाहर ले किया जाता है, ऐसा नहीं होता है। New one or the young one is produced inside the human body, inside the female body। तो ऐसे तरह के मैकेनिज्म को कहा जाता है विवीपैरिटी। तो ह्यूमंस होते हैं विवीपैरस। नाउ अगर हम बात करें कि रिप्रोडक्शन में कैसे कैसे इवेंट्स की जरूरत होती है या क्या क्या सीक्वेंस होना चाहिए, तो वो अभी हम स्टडी करेंगे। अब लाइक वी सेड कि रिप्रोडक्शन क्या है, एक तरह से मैकेनिज्म है जिससे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो होता है मैकेनिज्म, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकता है, बट अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमें कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस में इवेंट्स को पढ़ना होता है जिससे कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने यंग वन को डेवलप करता है या बर्थ देता है। तो सबसे पहला, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट क्राइटेरिया फॉर द रिप्रोडक्शन इज द गैमीटोजेनेसिस। अब अगर हम बात करें गैमीटोजेनेसिस की, तो गैमीटोजेनेसिस का मतलब होता है, दो वर्ड से बना है अगेन, पहला है गैमीट और दूसरा है जेनेसिस। तो गैमीट का मतलब होता है जो गैमीट यानी कि जो कोई भी सेल जो कि रिप्रोडक्शन में आगे जाके इन्वॉल्व होगा और किसी नए वन की डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। तो गैमीटोजेनेसिस मींस गैमीट का जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है जेनरेशन या फॉर्मेशन। तो हम बोल सकते हैं गैमीटोजेनेसिस क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द एग, मतलब कि एग का फॉर्मेशन क्या होता है या फिर गैमीट का फॉर्मेशन क्या होता है, गैमीटोजेनेसिस होता है। अगर हम बात करें मेल्स की स्पेशली, तो मेल जो गैमीट बनाते हैं दैट इज स्पर्म।
ठीक है, अगर हम बोलें कि मेल जो गैमीट बनाता है वो स्पर्म बनाता है, तो वी कैन से कि जो स्पर्म है उसकी सिंथेसिस को वी कैन कॉल इट स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब मेल जिस मैकेनिज्म से गैमीटोजेनेसिस करेगा, अब हमने उसका नाम बदल के रख दिया स्पर्मेटोजेनेसिस। सिमिलरली फीमेल्स भी एक गैमीट बनाती है जिसका नाम होता है एग या फिर ओवा। वी कॉल इट यूजुअली ओवा और दी एग। तो हम ये बोल सकते हैं ओवा की जेनरेशन का अगर हम जो प्रोसेस बोले, हम बोल सकते हैं oogenesis है, यानी ओवा की या एग की जेनरेशन होती है ये। तो इवेंचुअली चाहे हम बात करें गैमीटोजेनेसिस की या फिर oogenesis की, होते ये दोनों ही एक तरह के गैमीट फॉर्मेशन के मैकेनिज्म है। जस्ट दैट कि मेल में जब स्पर्म बनेगा तो हमने नाम चेंज करके स्पर्मेटोजेनेसिस रख दिया है, और फीमेल्स में जब एग बनेगा तो हमने नाम चेंज करके oogenesis रख दिया है। The next step that we have to study is insemination. अब देखिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इनकी बॉडी के अंदर जो गैमीट्स होते हैं वो अलग अलग बन रहे होते हैं, है ना। और हमें अगर बेबी को डेवलप करना है तो मेल और फीमेल के गैमीट को मिलाना पड़ेगा या फ्यूज कराना पड़ेगा। तो उसी मैकेनिज्म के लिए जो मेल्स होते हैं वो जो सीमेन प्रोड्यूस करते हैं जिसके अंदर स्पर्म या गैमीट होता है, उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी ट्रांसफर ऑफ सीमेन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। देन इज द थर्ड पॉइंट विच इज द फर्टिलाइजेशन। अब जैसे ही जो गैमीट है, मेल का गैमीट और फीमेल का गैमीट एक ही बॉडी में आ गए, बिकॉज मेल ने अपने गैमीट को फीमेल बॉडी के अंदर डाल दिया है, तो नेक्स्ट स्टेप होती है फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर जो मेल का गैमीट है यानी जो मेल का स्पर्म होता है वो एक्चुअली फीमेल के गैमीट यानी फीमेल का ओवा या एग के साथ फ्यूज करके एक जाइगोट बना लेता है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द मेल गैमीट एंड लेट अस से दिस इज द फीमेल गैमीट। अब फर्टिलाइज होने के बाद ये क्या कर लेते हैं, एक सिंगल एग बना लेते हैं, ठीक है, एक सिंगल जाइगोट बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, जब जाइगोट बन जाता है उसका यूट्रस की वॉल पे अटैच होना। फॉर एग्जाम्पल, जो जाइगोट था वो ये था और ये है यूट्रस की वॉल, तो ये जो अटैचमेंट होता है ना जाइगोट का यूट्रस की वॉल से, इसे कहा जाता है इम्प्लांटेशन। अब यू माइट बी थिंकिंग दैट व्हाट इज ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट एक एक्चुअली ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि जाइगोट के ही डिवीजन से बनते हैं। सो एज ऑफ नाउ व्हाट वी कैन स्टडी कि ब्लास्टोसिस्ट या फिर जो जाइगोट होता है वो अटैच कर लेता है एंडोमेट्रियम की वॉल से, यानी जाइगोट ये रहा जो मेल और फीमेल की गैमीट फ्यूजन से बना है, अब ये यूट्रस की वॉल से जाके इम्प्लांट कर जाएगा। देन जेस्टेशन। जेस्टेशन वो पीरियड होता है जिसके अंदर जो फीटल है उसका डेवलपमेंट होता है, यानी फीटस का डेवलपमेंट होता है। जैसे ये जाइगोट था, ये अटैच हो गया फीमेल की यूट्रस से या फिर एंडोमेट्रियम से, अब ये डेवलप करके एक नए बेबी या फिर फीटस को फॉर्म करता है। तभी हम देखते हैं व्हेन अ वुमन इज प्रेग्नेंट और व्हेन अ लेडी इज प्रेग्नेंट, तो 9 मंथ्स तक जो बेबी होता है वो मदर की वूम्ब के अंदर ही डेवलप कर रहा होता है। तो वो जो पीरियड होता है वो 9 मंथ्स होता है ह्यूमंस के अंदर, बट जेस्टेशन पीरियड डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट हो सकता है। Then the last step is actually the parturition in which the delivery of the baby takes place. यानी अब जो है बेबी इवेंचुअली फीमेल बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा and will actually come into the world. That is called as parturition. अब the next target that we have to take care in this session is कि सबसे पहले गैमीटोजेनेसिस कैसे हो रही है। हमने बोला गैमीटोजेनेसिस क्या है, गैमीट की फॉर्मेशन होती है। तो जब हम बात करते हैं गैमीट की फॉर्मेशन, हमने बोला मेल्स बनाते हैं स्पर्म, फीमेल बनाती है ओवा, और मेल स्पर्म कहाँ बनाते हैं, ये मेल की बॉडी के अंदर बनता है। तो हम क्या पढ़ेंगे कि मेल बॉडी कैसे डिजाइंड है, या मेल बॉडी के ऑर्गन्स डेवलपमेंट किस तरह से हो चुका है कि जो मेल बॉडी है वो एक्चुअली में अब किसी गैमीट को बना सकती है या स्पर्म को बना सकती है। तो सबसे पहले हमें मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ना पड़ेगा और फिर हम पढ़ेंगे कि मेल में स्पर्म कैसे बनता है। So first we will study the reproductive system. We should be clear that what we have studied till now, basic introduction and sequence of events. अब हम पढ़ेंगे अगर हमें गैमीटोजेनेसिस करनी है, अगर हमको गैमीटोजेनेसिस करनी है तो हमें पहले मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना होगा। जब हम सिस्टम पढ़ लेंगे उसके बाद हम इवेंचुअली गैमीटोजेनेसिस पे चलेंगे। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमें उसके अंदर 4 तरह के ऑर्गन्स को स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। अब वो 4 तरह के ऑर्गन्स या 4 तरह के सिस्टम जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आता है वो सब क्या होते हैं। सबसे पहला होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन
जो होता है टेस्टिस, एक पेयर होता है टेस्टिस का मेल्स के अंदर, जिसका हम डायग्राम और डिटेल अभी नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर देखेंगे। देन एसेसरी डक्ट्स होती है। डक्ट्स और कुछ नहीं है, वी कैन अंडरस्टैंड कि डक्ट्स क्या होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो एक्चुअली में गैमीट के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। अभी हम डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे, बट डक्ट और कुछ नहीं है। लेट अस सपोज ये जो मैं बना रही हूँ ये एक प्रकार की ट्यूब है। इस ट्यूब से जो होता है मेल का गैमीट मूव करता है और बॉडी से बाहर निकलने के बाद ये फीमेल बॉडी में एंटर करने लगता है। तो जो डक्ट सिस्टम है वो सिर्फ ट्यूबुलर सिस्टम होता है, एक ट्यूब से दूसरी ट्यूब तक गैमीट का ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है। देन कम्स द एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स की बात करें तो देखें, हमने जो स्पर्म बनाया होता है उस स्पर्म को कोई तो मीडियम चाहिए स्विम करने के लिए, है ना, उसको एनर्जी भी चाहिए, उसको न्यूट्रिशन भी चाहिए। तो उसको स्विम करने के लिए, उस गैमीट को फ्लोट करने के लिए जितना भी सारा सब्सटेंस बनाया जाता है वो एसेसरी ग्लैंड्स बनाती है। एंड अल्टीमेटली वी विल स्टडी द एक्सटर्नल जेनिटलिया विच इज द पीनिस। तो अब हम एक एक ऑर्गन को डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लेने वाले हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होती है और इसका नाम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों पड़ा होता है। देखिए, जब भी हम प्राइमरी की बात करते हैं तो वी यूजुअली यूज द वर्ड प्राइमरी की मतलब हम किसी इंपॉर्टेंट चीज की बात करने वाले हैं ना। हम बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन है तो मतलब ये पहला और इम्पोर्टेंट फंक्शन है। फिर हम बोलते हैं सेकेंडरी फंक्शन है, मतलब थोड़ा दूसरा वाला है जिसको हम कम प्रायोरिटी देते हैं, हम वो भी बोल सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की, तो चाहे हम मेल्स की बात करें या फीमेल्स की बात करें, सबसे पहले वी शुड बी क्लियर विद द टर्म्स कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करें तो इट मीन्स सिंपली कि ऐसा कोई ऑर्गन जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, गैमीट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अब हम ये भी जानते हैं कि जो मेल का गैमीट होता है वो क्या होता है, स्पर्म होता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दिस इज अ जनरल डेफिनेशन, दिस इज नॉट ओनली फॉर मेल्स बट ये फीमेल्स में भी उतनी ही तरह से एप्लीकेबल होती है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है वो होता है मेल्स में टेस्टिस। और वो करता क्या है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, पहली बात तो गैमीट का फॉर्मेशन कराता है, यानी मेल्स में तो ये स्पर्म का फॉर्मेशन करवाएगा, साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ सेक्स हार्मोन भी करवाता है। अब दो फंक्शन जो है दे आर प्राइमरीली एसोसिएटेड विद द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और जो ऑर्गन ये काम करती है हम उसे बोल देते हैं दैट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो मेल्स में इस ऑर्गन का नाम होता है टेस्टिस। ठीक है, मेल्स में इस ऑर्गन का नाम होता है एक्चुअली टेस्टिस, जो कि क्या करती है, दोनों फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि वो गैमीट की सिंथेसिस भी करेगी और साथ ही साथ जो है हार्मोन की सिंथेसिस भी करेगी। ठीक है, तो हम जानते हैं गैमीट मेल में क्या होता है, स्पर्म होता है, यानी स्पर्म का भी फॉर्मेशन होगा, और साथ साथ हार्मोन कौन सा होता है मेल्स में, टेस्टोस्टेरोन, और ये टेस्टोस्टेरोन ही स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो कितना अच्छा मैकेनिज्म बॉडी ने डेवलप किया हुआ है कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो गैमीट तो बनाएगा ही बनाएगा, बट वो ऐसा हार्मोन भी बनाएगा जो कि स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करे। तो मान लीजिए आपकी ये कोई ऑर्गन है, इसी ऑर्गन में गैमीट भी बन रहा है, इसी ऑर्गन में हार्मोन भी बन रहा है, तो वो जो हार्मोन है ये और स्टिमुलेट करेगा कि हम स्पर्म फॉर्मेशन करें। ठीक है, अब एक बार हम डायग्राम से समझेंगे और फिर हम टेक्स्ट पे चलेंगे कि क्या टेक्स्ट लिखा है। देखो, जो मेल हमारा जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ये पहली बात तो पेयर्ड होता है। ठीक है, और ये यूजुअली जो होता है ना ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है। जैसा हम मान लेते हैं कि ये जो डायग्राम है इसके अंदर, फर्स्ट डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो वी सी कि यहाँ पर एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इधर होती है एब्डोमिन की वॉल। तो जो टेस्टिस होते हैं ये एक्चुअली में एब्डोमिनल कैविटी या फिर मैं बोल सकती हूँ एब्डोमिनल वॉल के बाहर प्रेजेंट होते हैं। और क्यों होते हैं, क्योंकि इसको जो टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए वो बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए होता है। अभी हम समझेंगे इसको। फॉर एग्जाम्पल ये जो वॉल है, रेड से मैंने लाइन किया है, ये एब्डोमिनल वॉल है। तो कहाँ प्रेजेंट होता है, एब्डोमिनल वॉल के नीचे, या वी कैन से एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर भी एक पाउच में बंद होता है, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये जो ग्रीन लाइनिंग अभी मैं ओवरलाइन कर रही हूँ, दिस इज द पाउच। इस पाउच का नाम होता है स्क्रोटम, और इस स्क्रोटम पे बाहर निकले होते हैं जो ये स्ट्रैंड्स दिखाए हुए, ये प्यूबिक हेयर होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एक्चुअली पाया जाता है टेस्टिस। अब ये जो टेस्टिस है आपने देखा कहाँ प्रेजेंट है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, और ये जो पाउच है इसका नाम क्या होता है, स्क्रोटम होता है। और क्या रीजन है कि हमने इसको एब्डोमिनल कैविटी के बाहर रखा,
क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे 2 से 3 डिग्री या वी कैन से 2 to 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। और एक्चुअली जो स्पर्म्स होते हैं वो बनेंगे कहाँ पे? टेस्टिस के अंदर बनेंगे। तो अगर हम टेस्टिस को बाहर रख देंगे तो क्या होगा? बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा, और कम होगा तो स्पर्म फॉर्मेशन इजीली हो जाती है। वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज, क्योंकि ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि ये जो टेस्टिस है स्क्रोटम में लटका रहेगा या बॉडी से ही बाहर हो जाएगा। बॉडी से बिल्कुल ही एब्डोमिनल वॉल से बिल्कुल अटैच्ड होता है। जिस कैनाल से अटैच्ड होता है हम उसे बोलते हैं इंग्वाइनल कैनाल। तो टेस्टिस क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है। जिस पाउच में होता है उसका नाम होता है स्क्रोटम, और उसके अंदर टेस्टिस पाया जाता है, जहां पर क्या होते हैं? दोनों काम होते हैं, हमने अभी पढ़ा। बिकॉज टेस्टिस क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, स्पर्म फॉर्मेशन भी होगा और टेस्टोस्टेरोन भी बनेगा वहां पे। सेम जो बातें हैं यहाँ पर लिखी हुई है, कहाँ प्रेजेंट है? इन अ पाउच लाइक कैविटी कॉल्ड स्क्रोटम, जिसका 2.5 डिग्री अप्रोक्सीमेटली टेम्परेचर बॉडी से कम होता है। अब अगर हम डायग्राम देखें, जो टेस्टिस है उसको अगर हम स्पेसिफाई करके देखें, लेट्स से ये जो डायग्राम है ये हमने टेस्टिस का बनाया है। तो टेस्टिस के जो बाहर एक कवरिंग होती है जिसको मैं अभी रीड्रॉ करूंगी, इसका नाम होता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये एक तरह की सॉफ्ट कवरिंग, जैसे हमारी बॉडी की कवरिंग होती है स्किन, उसी तरह से जो सॉफ्ट या टिश्यू कवरिंग होती है, कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग, उसका नाम होता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और हैरानी की बात यह है कि जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होती है यही टेस्टिस को डिवाइड कर देती है। यानी कि जो ये कवरिंग है यही अंदर जाके जो है फोल्ड हो जाती है। मान लीजिए ये जो है ये टेस्टिस की कवरिंग है, अब ये ऐसे फोल्ड हो गई, फिर दोबारा कवरिंग हो गई, फिर फोल्ड हो गई, तो इससे क्या होता है? टेस्टिस का कंपार्टमेंट बन जाता है, जिसे हम नाम देते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अगर हम डायग्राम को भी देखें तो वी कैन अंडरस्टैंड कि लेटेस्ट से मैं इतना पार्ट लेती हूँ, ये जो आउटर कवरिंग थी वो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है। अब ये जो हम देखें ये वाला रीजन है टेस्टिकुलर लोब्यूल का। देखो ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है अंदर की तरफ फोल्ड हो गई है, और ये जो पूरा है एक कंपार्टमेंट सा बन गया है। इस कंपार्टमेंट को हमने बोला है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। सिमिलरली एक और ऐसा कंपार्टमेंट ये रहा। तो ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं ये लगभग 200 से 250 या अराउंड इनका 300 भी जो होता है नंबर वेरी कर जाता है। ठीक है, अभी हमने डायग्राम में कुछ कम बनाए हैं सो दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड। तो ये जो होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है इनको। अब इफ यू ऑब्जर्व द डायग्राम क्लियरली, हम ये नोटिस करेंगे कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स वेकेंट नहीं है, इनके अंदर और भी कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हमको देख रहे हैं बहुत ही कॉइल्ड सा स्ट्रक्चर है। इन्हें बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं क्या होते हैं? बहुत कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, और एक लोब्यूल में 1 to 3 जो होते हैं, लाइक 1, 2 और 3 कोई भी नंबर इनका हो सकता है। और एक्चुअल में यही लोकेशन है जहां पर जो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस एक्चुअल में लोकेटेड होता है, ये काम करता है। तो अभी हमने पढ़ा था टेस्टिस में होता है, बट अब हम जानते हैं कि टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वो एग्जैक्ट लोकेशन होती है जहां पे स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर मैं अभी कलर करके दिखा दूं, सो वी कैन से दैट दिस इज द रीजन जहां पर असल में टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हो पा रही है। अब हम इस एक स्ट्रक्चर को जूम करके देखेंगे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या क्या होता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का अगर हम सेक्शन देखें, क्रॉस सेक्शन, तो उसके अंदर सबसे पहले कुछ इस तरह से निकल के आता है। एंड जो इसका पूरा रीजन होता है, इसके अंदर जो लाइनिंग होती है सेल्स की, उसे कहा जाता है मेल जर्म सेल्स, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि मेल स्पर्मेटोगोनिया है एक तरह से। फॉर एग्जाम्पल ये जो है ये हमने एक टेस्टिस का एक सेक्शन लिया जहां पर मैं येलो रीजन से अभी ड्रॉ कर रही हूँ, ओवरलाइन कर रही हूँ मैं डायग्राम को। इसके अंदर हमने बोला, जैसे मैंने बताया, या तो 2 to 3 या 1 to 3 नंबर हो सकता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। तो यहाँ पर हमने 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनाए हैं। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये रहा और दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये रहा। और इन दोनों के अंदर जो लाइनिंग होती है सेल्स की, जो एक्चुअली में रेड कलर से दिखाई हुई है, इन्हें कहा जाता है मेल जर्म सेल्स। यानी अगर आप जो बाउंड्री पे रेड कलर की सेल्स दे सकते हैं, इन्हें कहा जाता है मेल जर्म सेल्स। और मेल जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया ही वो सेल्स होते हैं जो एक्चुअली में जाके स्पर्म की फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि इनके नाम में ही आ रहा है जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया, मतलब स्पर्म की सिंथेसिस करेंगे। अब अगर हम अंदर की तरफ देखें तो हमें कुछ और सेल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, जो कि ब्लू कलर में ड्रॉ किए गए हैं। ये जो सेल्स होते हैं इन्हें कहा जाता है सर्टोली सेल्स, या फिर हम बोल सकते हैं नर्स सेल्स। अब हम आइडिया लगाएं, देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, स्पर्म बन रहे हैं। स्पर्म्स का जो अगर हमने बोला जिस सेल से बन रहे होते हैं, दे आर कॉल्ड एज द मेल स्पर्मेटोगोनिया। और साथ ही साथ में जब स्पर्म बन जाएगा तो एक्चुअली में है तो वो सेल ही।
अब उस सेल को भी न्यूट्रिशन चाहिए, तो उसके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए जो सेल्स प्ले करते हैं रोल अपना, दे आर कॉल्ड एज द सर्टोली सेल्स, या इनका नाम ही होता है नर्स सेल्स। तो नर्स सेल क्या करेंगे, किसी चीज के डेवलपमेंट में, किसी चीज के टेक केयर में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो बीच में जो सेल्स पाए जाएंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के, दे विल बी द सर्टोली सेल्स। अब साथ साथ में अगर आप एक चीज और नोटिस करें तो हम ये देखते हैं कि जो दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इनके बीच में भी कोई स्पेस है, यानी ये जो स्पेस है इनके बीच का, which I will just label with like और color slightly with yellow color, ये जो पूरा स्पेस आप देख पा रहे हैं ये कहाँ है, दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच का है। और दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच के स्पेस को क्या नाम दिया जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस, जो यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ये इंटरस्टिशियल स्पेस कौन सा होता है, दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच का होता है। और नाम से भी हमें पता लग रहा है इंटरस्टिशियल का मतलब होता है बिटवीन। तो जो दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच का स्पेस होता है उसे कहा जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस, जहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के सेल्स पाए जाते हैं जिनका नाम होता है लेडिक सेल्स। और लेडिक सेल्स भी स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर एक्चुअली हेल्प करते हैं, ये अभी हम देखने वाले हैं कि लेडिक सेल्स क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। और इनको हम ये भी बोल देते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। So now we can read the text that seminiferous tubules is lined by cells called as spermatogonia. ये ही एक्चुअली में स्पर्म फॉर्म करते हैं। सर्टोली सेल्स या फिर नर्स सेल्स जो न्यूट्रिशन देती है स्पर्म को, साथ ही साथ SMF नाम के फैक्टर्स बनाती है जिन्हें हम बोलते हैं स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर्स। तो स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर्स एक्चुअली स्पर्म की मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेस वो स्पेस है जो कि दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में है, जहां पे होते हैं लेडिक सेल्स। और लेडिक सेल्स का क्या काम होता है, ये एंड्रोजन रिलीज करते हैं। एंड्रोजन एक तरह का हार्मोन होता है जो कि टेस्टोस्टेरोन बनाता है। और टेस्टोस्टेरोन किस चीज में हेल्प करेगा, इट विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स। फिर ये इवेंचुअली मूव कर जाता है रेटिटेस्टिस के अंदर, जो कि होती है पहली डक्ट। तो हमें क्या है एक्चुअली सीक्वेंस ऑफ डक्ट्स याद करना होता है, हमें समझना होता है जहां से जो स्पर्म है वो टेस्टिस से बाहर मूव करेगा। इसके लिए एक डायग्राम भी हम अभी आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। तो रेटिटेस्टिस से सबसे पहले मूव कर जाता है स्पर्म वासा इफ्रेंशिया में, वासा इफ्रेंशिया से मूव कर जाता है एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस से मूव करता है वास डिफरेंस के अंदर, और वास डिफरेंस से जाता है सेमिनल वेसिकल की एक डक्ट के अंदर, जो कि फॉर्म कर लेते हैं कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट, और फिर वहां से ये फॉर्म करता है यूरेथ्रा। तो हमें सीक्वेंस याद करना है, सबसे पहले रेटिटेस्टिस होता है, देन कम्स द वासा इफ्रेंशिया, देन कम्स द एपिडिडाइमिस, देन कम्स द वास डिफरेंस which will actually join with the duct of the seminal vesicle, जो हम डायग्राम से समझेंगे अभी, and form the common ejaculatory duct and which will form urethra. So overall duct system के अंदर हमें ये 6 ducts का सिस्टम या सीक्वेंस याद रखना होता है। Now we will study about the accessory glands. तो accessory glands की जब हम बात करते हैं तो ग्लैंड्स मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि ग्लैंड्स क्या करते हैं, एक्चुअली वो स्ट्रक्चर्स है, वी कैन से ये जो होते हैं एक्चुअली में कुछ ऐसा फ्लूइड या कुछ ऐसे मटेरियल्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से जो स्पर्म है वो इजीली स्विम कर सके उस फ्लूइड में, और साथ ही साथ एनर्जी भी ले सके, कुछ आयंस भी ले सके। तो जो हमें 3 ग्लैंड्स पढ़ने होते हैं वो होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, देन वी हैव टू स्टडी सेमिनल वेसिकल, and third is the bulbourethral, which is also called as the Cowper's gland. Now one thing to remember about this gland is कि seminal vesicle और bulbourethral glands दोनों ही जो glands होते हैं ये paired होते हैं, मतलब पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। Prostate is the only gland जो कि क्या होता है, unpaired होता है, इसका पेयर नहीं एग्जिस्ट करता है। अभी ये करते क्या है सारे के सारे ग्लैंड, सबसे पहले ये कुछ मटेरियल वी कैन से फ्लूइड रिलीज करते हैं, जिस फ्लूइड का नाम होता है सीमेन। अब इस सीमेन के अंदर एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले तो जो सीमेन होता है इसके अंदर हमारा स्पर्म पाया जाता है, और जब स्पर्म आके सीमेन में मिल जाता है देन वी कॉल इट एज द सेमिनल प्लाज्मा। बट इवेंचुअली सीमेन में क्या है, इसके अंदर होते हैं कैल्शियम आयंस, फ्रक्टोज शुगर्स, एंजाइम्स एज वेल एज सम म्यूकस। तो ये ही सारे जो होते हैं एक्चुअली में स्पर्म को कैरी करने के लिए बनाए होते हैं ताकि स्पर्म को एनर्जी मिले और फ्लूइड मिले। फ्रक्टोज शुगर जो होती है इट इज अ काइंड ऑफ शुगर, सो इट इज ऑब्वियस कि वो क्या करती है, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करती है। म्यूकस जो होता है एक तरह का फ्लूइड होता है जिसके अंदर स्पर्म स्विम करता है। अब जब सेमिनल प्लाज्मा बनता है तो क्या डिफरेंस होता है सीमेन में और सेमिनल प्लाज्मा में, जब हमारा जो पूरा फ्लूइड है, जब इस फ्लूइड के अंदर आके ऐड हो जाएगा स्पर्म,
उसे हम बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। तो जब तक वो फ्लूइड होता है जिसके अंदर कोई भी स्पर्म नहीं होता है, हम उसे बोल देते हैं कि इट इज द सीमेन। और जब सीमेन में आके जुड़ जाता है स्पर्म, देन इट इज कॉल्ड एज द सेमिनल प्लाज्मा। तो हम मान लेते हैं कि इस डक्ट के अंदर अभी तक क्या था, सीमेन था, और जैसे ही सीमेन के अंदर आ जाएगा स्पर्म, देन वी विल कॉल इट एज द सेमिनल प्लाज्मा। नेक्स्ट वी विल स्टडी द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम स्टडी करने से पहले एक बार देख लेते हैं ये जो ग्लैंड्स होते हैं कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। ऑल्दो हमें डायग्राम में आके देखना है, बट स्टिल देखिए, सबसे पहले इधर जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है ना, उसके पीछे की साइड पाए जाते हैं जो ग्लैंड होते हैं सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल होते हैं पेयर्ड, जैसे हमने देखा था। इसके जस्ट यूरेथ्रा के पीछे की साइड होते हैं यहाँ पे जो ग्लैंड, इनका नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड होता है एक्चुअली सिंगल, बट यूरेथ्रा के हम ऐसे डायग्राम में हमें लगता है कि जो है वो एक्चुअली 2 है, या फिर वी कैन से इट इज पेयर्ड, बट होता 1 है, क्योंकि हमें पीछे से क्रॉस सेक्शन देखना होता है, तो हमें लग रहा होता है कि ये डिवाइडेड है, बट इज एक्चुअली ओनली 1। तो ये सेमिनल वेसाइकल है जो पेयर्ड होती है, 1 इज दिस एंड द अदर 1 इज दिस। प्रोस्ट्रेट जो होता है सिंगल होता है, इसके बीच में से जो होती है यूरिनरी यूरेथ्रा पास होती है। एंड देन साइड्स में अगर हम देखें यूरेथ्रा के, तो इधर प्रेजेंट होते हैं, जो रेड कलर से मैं बना रही हूँ उसे हम बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होते ही बल्ब जैसे हैं, बल्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है, तभी हम बोल देते हैं क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होते हैं। तो दिस इज द एक्चुअली द प्रेजेंस ऑफ द ग्लैंड सिस्टम। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया और द पीनिस। तो पीनिस एक्चुअली क्या होता है, जो मेल के अंदर एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, जो मेल्स को फीमेल से डिफरेंशिएट करता है, दैट इज द पीनिस। और पीनिस जो होता है, ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, दिस इज ऑफ द पीनिस। अब एक्चुअली जब हम बात करते हैं पीनिस की, तो पीनिस के भी हमें कुछ रीजन्स या कुछ जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो पढ़ने होते हैं। जैसे कि जो पीनिस है, सबसे पहली बात तो ये क्या होता है, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, मेल्स फीमेल्स को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है। पीनस के पास पे ही यहाँ पर देखिए ब्लू कलर से मार्क्ड होते हैं कुछ इरेक्टाइल टिश्यू। तो ये इरेक्टाइल टिश्यू क्या होता है, एक्चुअली जब भी सेक्सुअल एक्साइटेशन होता है या सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है या अराउजल होता है, तो ये ब्लड से भर जाते हैं, और ब्लड से भरने के बाद ये हेल्प कर देते हैं पीनस को इरेक्ट होने में, मतलब पीनस की हार्डनिंग में और एनलार्जमेंट में। और ये इरेक्शन का जो प्रोसेस है, ये बहुत जरूरी होता है फॉर इंसेमिनेशन, फॉर द रिलीज ऑफ सीमेन फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और अगर इरेक्टाइल टिश्यूज किसी मेल में प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं, ब्लड से फिल नहीं हो पाते हैं, ऐसे केस के अंदर जो मेल्स होते हैं उनको इरेक्शन इश्यूज हो जाते हैं, तो वो सेक्सुअली अराउज होने के बाद भी जो है फीमेल ट्रैक में इंसेमिनेट नहीं कर पाते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि जो पीनस होता है उसका हम एनलार्ज्ड एंड को बोल देते हैं ग्लैंस पीनस। और ग्लैंस पीनस के पास में जो एक स्किन पाई जाती है, जैसे हम बोलते हैं रिट्रैक्टाइल स्किन, उसे बोला जाता है फोर स्किन। ये फोर स्किन एक्चुअली मूवेबल स्किन होती है। इफ वी ऑब्जर्व द पीनस क्लोजली, तो हम देखेंगे कि पीनस के थ्रू ही, सेंटर से ही पास होती है यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा एक्चुअली क्या होती है, वो रीजन है जहां से जो है यूरिन भी पास होता है और स्पर्म भी पास होता है। तो हम क्या बोल देते हैं कि यूरेथ्रा क्या है, कॉमन डक्ट है, जहां से यूरिन भी आएगा स्पर्म भी आएगा, इसलिए हम बोल देते हैं कि मेल के अंदर यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट जो होता है वो कॉमन होता है। मतलब यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जहां से यूरिन भी पास हो रहा है और जेनाइटल कंटेंट भी पास हो रहा है। सो मेल्स के अंदर यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट भी कॉमन होता है और फीमेल्स के अंदर एक्चुअली में कॉमन नहीं होता है। नाउ व्हाट वी हैव टू थिंक इज कि ये जो ओपनिंग होती है इसका नाम क्या होता है, क्योंकि यूरेथ्रा से यूरिन भी बाहर आएगा और स्पर्म भी बाहर आएगा, तो ये जो ओपनिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज द यूरेथ्रल मीटस, और वी कैन आल्सो कॉल इट एज यूरेथ्रल ओरिफाइस। नाउ दिस इज द ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन, जिसके अंदर हम सारे के सारे ही स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं स्पर्म मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। जो सबसे पहला होता है एब्डोमिनल वॉल से अटैच्ड। एक्चुअली में देखिए, ये जो पूरा रीजन है हमने टेस्टिस के लिए कवर किया हुआ है, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमने ड्रॉ किया है दैट इज ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो पीनिस होता है, एक्सटर्नल जेनिटलिया और ग्लैंड्स होते हैं। डायग्राम में हमने थोड़ा सेपरेटली ड्रॉ किया है सो दैट वी कैन इजिली अंडरस्टैंड कि क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैसे लोकेटेड होते हैं। बट इफ वी ऑब्जर्व द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उसके अंदर इतना डिस्टेंस नहीं होता है। दिस इज सिंपली फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पर हमने डक्ट सिस्टम दिखाया है, इसलिए हमने गैप थोड़ा ज्यादा बना दिया, बट अदरवाइज इट इज क्लोज। अब ये हमने देखा था इंग्वाइनल कैनाल है, ये जो है स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस है, और टेस्टिस के अंदर ये एक्चुअली जो होता है स्पर्म फॉर्मेशन होता है।
नाउ इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व माई एरोज, यू विल सी कि इसमें डक्ट्स कैसी होती हैं। टेस्टिस के अंदर जो डक्ट होती है उसका नाम होता है रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस से जस्ट बाहर आपको टेस्टिस के ऊपर भी एक मोटी सी लेयर दिख रही है डक्ट की, दैट इज कॉल्ड एज द एपिडिडाइमिस। तो इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व, रेटिटेस्टिस तो वो डक्ट है जो कि अंदर ही रह जाती है टेस्टिस के, और उससे बाहर जो डक्ट निकलती है दैट इज द एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस से जो बाहर डक्ट जाती है उसका नाम होता है वास डिफरेंस। तो हमने ये सीक्वेंस पढ़ा था अभी। वास डिफरेंस एक्चुअली यूरिनरी ब्लैडर पे लूप कर जाती है, और ब्लैडर से लूप करने के बाद ये कहाँ जुड़ती है, सेमिनल वेसाइकल की एक डक्ट में, और फिर क्या बनाती है, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। यही हम पढ़े थे। और कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट के बाद क्या खुल जाता है, यूरेथ्रा। तो यहाँ पर आ चुका है यूरेथ्रा, इफ वी सी दिस। अब हम एक बार ग्लैंड सिस्टम भी देख लेते हैं। तो ग्लैंड सिस्टम में हमें पता है कि यूरिनरी ब्लैडर के पीछे की साइड होते हैं सेमिनल वेसाइकल, दीज आर द सेमिनल वेसाइकल। साइड्स में इफ वी सी दीज आर द प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। एंड वन मोर थिंग, दैट जो सेमिनल वेसाइकल है उसी की डक्ट के साथ जुड़ती है वास डिफरेंस टू फॉर्म अ कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट व्हिच विल ओपन इनटू द यूरेथ्रा। और साइड्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक और तरह के ग्लैंड पाए जाते हैं व्हिच इज कॉल्ड एज द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। तो ये रहे हमारे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। नाउ वी विल स्टार्ट विद द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस एक्चुअली क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन। दो वर्ड से बना है, स्पर्मेटो मींस स्पर्म, जेनेसिस मींस फॉर्मेशन। और अभी हमने जाना था कि हम एक बार मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी करेंगे, और उसको पढ़ने के बाद वी विल मूव ऑन टू द एक्चुअल गैमेटोजेनेसिस का पार्ट। तो हमने सिस्टम पढ़ लिया, हमें अब पूरा स्कीम पता है कि टेस्टिस कहाँ है, वहां से कौन सी डक्ट निकल रही है, कौन से ग्लैंड सेक्रीशन कर रहे हैं, इवेंचुअली कहाँ पे मूव होता है स्पर्म, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट क्या है। तो अब हम पढ़ेंगे जो टेस्टिस का हमने सेक्शन देखा था, वहां पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म एक्चुअली बनता कैसे है। ये इट स्टार्ट्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, और कहाँ होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है। ये हमने देखा था, जो लाइनिंग होती है मेल स्पर्मेटोगोनिया सेल्स की होती है। और द इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएटर फैक्टर्स बिटवीन द गैमेटोजेनेसिस मेल्स में और फीमेल्स में इज कि मेल्स का गैमेटोजेनेसिस बहुत लेटर इन लाइफ तक भी चलता है, यानी इट टेक्स प्लेस इवन इन ओल्डर मैन। उससे पहले अगर हम बात करें फीमेल्स की, तो फीमेल्स में एक लिमिटेड टाइम तक होता है, मेल्स में थ्रू आउट देयर लाइफ चलता है। तो मेल जो होते हैं लंबे समय तक फर्टाइल रह पाते हैं। अगर हम ओवरऑल स्कीम देखें या प्रोसेस क्या है, तो हमें इस डायग्राम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें जो स्पर्म्स होते हैं वो कहाँ बनेंगे, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। स्पर्मेटिक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में भी कहाँ बनेंगे, जो लाइनिंग ऑफ द सेल्स होते हैं विच इज दी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। तो हमने लिया है सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, और ये वही स्पर्मेटोगोनिया है जो एक्चुअली में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बाउंड्री पे पाया जाता है। एक्चुअली इसकी जो प्लॉइडी होती है 2n विच इज अ डिप्लॉइड सेल, क्योंकि इसको अभी गैमीट बनाना है जो कि हैप्लॉइड होता है। तो सबसे पहले परफॉर्म करता है माइटोसिस। एंड माइटोसिस क्या होता है, एक प्रकार का इक्वेशनल डिवीजन होता है, यानी एकदम वी कैन से रेप्लिका होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास लेट्स से हमारे पास कोई एक बुक है और हमने उस बुक का बिल्कुल जेरोक्स करवा लिया, तो हम हो गए वी हैव 2 कॉपीज ऑफ द सेम बुक, है ना। तो सिमिलरली ह्यूमंस में अगर क्रोमोसोम एक है तो उसकी एक और कॉपी पाई जाती है। दिस अकर्स फॉर ऑल द क्रोमोसोम। तो इसलिए हम क्या हो जाते हैं, वी हैव 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम, और ऐसी स्टेट को कहा जाता है डिप्लॉइड स्टेट। और माइटोसिस जो सेल डिवीजन होता है, इट इज एक्चुअली द इक्वेशनल डिवीजन, मतलब कि जो हमारे पास 2 कॉपीज थी एक बुक की, वो ही हमने अगले सेल को पास कर दी, तो हमारे उसके पास भी 2 कॉपीज हो गई, फिर वही अगले को पास हो गई तो वापस से 2 कॉपीज हो गई। तो माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन, जिसमें जो कॉपी नंबर होता है वो सेम रहता है क्रोमोसोम्स का। तो माइटोसिस से बन जाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो कि डिप्लॉइड होंगे। इनफैक्ट जो वर्ड है ना प्राइमरी, इसका मतलब ये होता है कि ये बिल्कुल अपने पेरेंट सेल्स के सिमिलर होता है। तो अगर स्पर्मेटोगोनिया की प्लॉइडी 2n है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी भी 2n होगी। देन कम्स द मियोसिस डिवीजन। अगर हम बात करें मियोसिस, तो मियोसिस कैसा होता है, इक्वेशनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन एंड इक्वेशनल डिवीजन बोथ। तो मियोसिस की सबसे पहली बात होती है दैट इट इज फर्स्टली रिडक्शनल डिवीजन पहली मियोसिस में, सेकंड में इज इक्वेशनल। फॉर एग्जाम्पल अगर डिप्लॉइड जो है सेल, वो अगर मियोसिस 1 करेगा तो वो रिड्यूस हो जाएगा हाफ में, तो उसकी प्लॉइडी हो जाती है n, दैट इज व्हाई इट फॉर्म्स द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या हो जाते हैं, हैप्लॉइड होते हैं नेचर के अंदर। देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब मियोसिस 2 करेंगे तो ये एक्चुअली जो होती है इक्वेशनल डिवीजन होती है, मतलब ये बिल्कुल जो है मियोसिस की तरह माइटोसिस की तरह बिहेव करती है।
एंड वी गेट स्पर्मेटिड्स इवेंचुअली। तो ये स्पर्मेटिड कैसे हैं? हैप्लॉइड सेल्स हैं। हम यहाँ तक एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ओवरऑल स्कीम क्या है। सबसे पहले हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग पे जो सेल्स हैं दे आर द मेल स्पर्मेटोगोनिया या फिर स्पर्मेटोगोनिया सेल्स सिंपली। और ये कैसे हैं? डिप्लॉइड है। जब इन्होंने माइटोसिस करी तो क्या बने? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट करते हैं मियोसिस, और मियोसिस करने से पता है हमें जो फर्स्ट मियोसिस होती है दैट इज रिडक्शनल डिवीजन, मतलब उसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। तो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं वो हाफ होते हैं यानी हैप्लॉइड होते हैं। अब मियोसिस 2 होती है विच इज इक्वेशनल डिवीजन, जो कि बिल्कुल रेप्लिका होता है माइटोसिस का, तो बन जाते हैं स्पर्मेटिड। तो ये हैप्लॉइड सेल्स हैं। और एक्चुअली जो स्पर्मेटिड होता है ये ही इवेंचुअली फॉर्म करता है स्पर्मेटोजोआ को, जैसे हम डायग्राम में देख रहे हैं ये स्पर्मेटोजोआ है। और स्पर्मेटोजोआ एक्चुअली में और कुछ नहीं है, स्पर्म का ही दूसरा नाम होता है स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटिड जो होता है वो स्पर्म को ही जन्म देता है या फॉर्म करता है। तो स्पर्मेटिड विच इज हैप्लॉइड इट विल गिव राइज टू अ स्पर्म विच इज स्पर्मेटोजोआ। तो हमें क्या ध्यान रखना है, ये जो पूरा स्कीम होता है ना, फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, इसे कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, जैसा हमने हेडिंग में पढ़ा है अभी। बट जो लास्ट और स्पेसिफिक स्टेप होता है जिसके अंदर हम स्पर्मेटिड का कन्वर्जन कर देते हैं स्पर्मेटोजोआ के अंदर, उस स्टेप का नाम होता है स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या? स्पर्म की जेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस अगर हम बोलते हैं तो हम पूरी स्कीम के लिए बोलते हैं, मतलब स्पर्मेटोजोआ की जेनेसिस। So we should be very clear, spermatogenesis means sperm का generation from the male spermatogonia cell to the spermatozoa. वो सारा set of events will be spermatogenesis. But spermiogenesis means sperm का generation simply from the spermatids. Now coming to the last topic कि hormonal control क्या होता है, कैसे होता है, और ऐसा क्यों होता है कि प्यूबर्टी के टाइम पे ही जो होता है सिर्फ और सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है, पहले क्यों नहीं होता? तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है सबसे पहले प्यूबर्टी में स्टार्ट इसलिए होता है बिकॉज जो हार्मोन्स होते हैं वो उसी टाइम पे राइजिंग लेवल पे होते हैं, स्पाइक कर चुके होते हैं। और कैसे होते हैं ये कंट्रोल, कैसे होता है? हमारी बॉडी के अंदर ही जो ब्रेन है उसमें एक सेंटर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड की तरह भी बिहेव करता है जिस ग्लैंड से जुड़े होते हैं पिट्यूटरी, एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों। बट स्पर्मेटोजेनेसिस में सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी का काम होता है। तो हाइपोथैलेमस प्यूबर्टी के टाइम पे एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देता है और एंटीरियर पिट्यूटरी कुछ हार्मोन्स बनाता है जिनका लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, तो प्यूबर्टी के टाइम पे ही स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है। अब हम बात करें एंटीरियर पिट्यूटरी की, तो ये दो हार्मोन्स बनाता है। पहला होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और LH, एंड दूसरा होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और FSH। अब LH जो होता है ये लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करता है। इफ यू रिमेम्बर लेडिक सेल्स हमने कहाँ पढ़े हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस में, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच के स्पेस में। तो वहां पे जाके स्टिमुलेट करता है और हमें ये भी पता है अगर वो स्टिमुलेट होगा तो लेडिक तो एक ही चीज बना सकता है विच इज एंड्रोजन। और एंड्रोजन क्या होते हैं? एक प्रकार के ऐसे हार्मोन जो कि टेस्टोस्टेरोन को बनाएंगे, और टेस्टोस्टेरोन बन जाएगा तो हमें पता है स्पर्म फॉर्मेशन बढ़ेगी, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस बढ़ेगी। सिमिलरली अगर हम बात करें दूसरा हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है दैट इज FSH। FSH को हम बोल देते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाते हैं सर्टली सेल्स के। नाउ इफ यू रिकॉल सर्टली सेल्स हमने कहाँ पढ़े हैं? इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। अब सर्टली सेल्स को जाके बोलते हैं ये FSH की फटाफट से रिलीज करो स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर्स। और जैसे ही स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर्स बनेंगे तो ये स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प कराएगा। हमें ध्यान रखना है किस में हेल्प कराएगा? स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब वो लास्ट स्टेप जिसके अंदर फॉर्मेशन हो जाता है स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में, उसमें हेल्प कराता है। सो ओवरऑल स्कीम इज हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी, उसने हार्मोन्स रिलीज किए LH FSH। LH जाते हैं लेडिक सेल्स पे, लेडिक सेल्स से रिलीज करवाते हैं एंड्रोजन और एंड्रोजन कर देता है स्पर्म फॉर्मेशन। FSH जाता है सर्टली सेल्स पे जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होते हैं, वहां जाके बना स्टिमुलेट करता है सर्टली सेल्स को SMF बनाने के लिए या फिर स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर्स। इसको हम शॉर्ट में SMF भी लिख देते हैं। और SMF क्या करेंगे? फिर आगे चल के स्पर्मियोजेनेसिस कराएंगे, मतलब लास्ट स्टेप को स्टिमुलेट कराएंगे। So that is all for this lecture. I hope you find something insightful. Thank you very much.